सभी को नमस्कार। मैं मानसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी और यूपी टीजीटी पीजीटी में जो आपके अलंकार लगे हुए हैं, उसी संदर्भ में आज मैं रूपक अलंकार आपके सामने लेकर आया हूं। और लेकर आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि डीएसएसबी ने अब सिलेबस फिक्स कर दिया। और जब सिलेबस फिक्स होता है तो आप क्या सोच रहे हो, उसने सिलेबस में 7 अलंकार रखे हैं, तो क्या 7 अलंकारों में वो केवल उदाहरण और लक्षण पूछ लेगा? इतना आसान बना देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कठिन पेपर होगा और उसमें से कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर ये सब मैटर लेके आता हूं मैं। आपसे एक ही गुजारिश है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप मेरे 11,000 से ऊपर सब्सक्राइब दे देते हैं तो मैं लगभग संस्कृत का सारा सिलेबस आपको यूट्यूब पर कराने के लिए तैयार हूं। तो चलिए, आपको सोचना हो, हेल्प अस टू हेल्प यू। तो आज बढ़ते हैं और रूपक अलंकार को देखते हैं। आज के बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचे किसी परीक्षा में अगर रूपक के बारे में पूछा जाए जो आपको ना आए। चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट कर देते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसका दिया है कि रूपकम रूपित आरोपो, रूपकम रूपित आरोपो विषये मृहपन्नवे। और साहित्य दर्पण में तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेय। ये दो लक्षण हैं, दोनों को बता देता हूं ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। रूपकम रूपित आरोपो विषय निरपन्न। निरपन्न विषय कहते हैं उपमेय को। उपमेय को, उपमेय में रूपित आरोपो, रूपित रूपित होता जिसका आरोप किया जा रहा है, यानी उपमान, उपमान का। अब आप कहोगे जी कि निरपन्न का मतलब होता निषेध रहित विषय, वो उपमेय कैसे बन गया? मैं बताता हूं। देखो, अपहनुति अलंकार आप पढ़ते हो, इसमें मैंने बैच के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा, ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, फिर मेन चीज रह जाती है। अपहनुति का अर्थ होता छिपाना, एक मूल चीज का निषेध करके अन्य की स्थापना करना, मूल चीज को छिपा लेना। प्रकृतम प्रतिषिद्ध है अन्य स्थापनम शाद अपहनुति। प्रकृत मूल चीज का निषेध करके अन्य की स्थापना करना अपहनुति अलंकार कहलाता है, ठीक ना। तो अपहन्नव क्या होगा? अपहन्नव भी होगा छिपाना, और निरपहन्नव न छिपाना, उसका निषेध नहीं करना, उसको छिपाना, नकारना नहीं है। इसका उदाहरण आप पढ़ोगे, नेदम नभो मंडलमंबुरासी नेता से तारा नवभेन भंगा। नायम शशि कुंडलित फणीन्द्रो नासौ कलंक शयितो मुरारी नेदम नभो मंडलमंबुरासी। कहता इदम नभो मंडलम नहीं, ये नभो मंडल नहीं है, ये तो अंबुरासी समुद्र है। तो निषेध किया गया है, निषेध किया गया। तो कहता जो निषेध वाला विषय है ना, उसमें तो मान लो आप अपहनुति, अपहन्नवे विषय अपहनुति, और निरअपहन्नवे विषय जहां पर निषेध नहीं किया गया है उस विषय में मान लो आप रूपक। कहता कैसे? जैसे मैं ये कह देता हूं कि चंद्रमुख, तो यहां पर आपका बल्कि मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो यहां पर रूपक अलंकार है, निषेध नहीं किया गया। अगर मैं ये कह देता हूं इदम न मुखम चंद्र, भाई ये मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा है, तो बात तो वही है, रूपक जैसे ही तो बात है इसमें। भाई आप एक चीज का निषेध करके ये यहां भी ये कह रहे हो कि मुख में आप चांद को देख रहे हो, मुख नहीं देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, मुख में चांद का अभेद आरोप है, तो यहां भी यही कह रहे हो कि मुख नहीं है, चांद है। कहता अगर ऐसा ना बोलोगे तो अपहनुति हो जाएगा, अपहन्नव करोगे, और निरपन्नव करोगे, निषेध नहीं करोगे, डायरेक्ट कह दोगे, तो निरपन्नव विषय में रूपक हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपहनुति से इसका अभेद दिखाने के लिए, अपहनुति से इसका भेद दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए इसको ये शब्द का प्रयोग किया गया। तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय। उपमान और उपमेय में जो अभेद आरोप है, ठीक ना, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में जो अभेद आरोप है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो वो
उस स्थिति में क्या मानोगे आप? इसको रूपक अलंकार मानोगे। ये साहित्य दर्पण में है, ये आपका काव्य प्रकाश में है, मम्मट महोदय ने कहा है। अब आप के दिलो दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि सर हमें ये बता दो ये चक्कर क्या है, ये जैसे जैसे आते हैं और एक जैसे अलंकार होते हैं और फिर भी अलग। बता देता हूँ, सुनिए मेरे। अगर जहां पर आ जाए जैसे चांद जैसा मुख, अगर ये चीज आ जाए तो होगा उपमा। उपमा वाच्यम वाच्यम साधर्म्यम अवैधर्म्यम वाच्यम साम्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा दो, जहां पर अविधर्मता विधर्मता से रहित होकर वाक्य बना। ठीक है, समझते हो आप इन चीजों को, मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, और चांद ही मुख है, ये होगा रूपक, क्योंकि चांद में मुख में कोई फर्क नहीं मान रहा। तीसरा, मुख नहीं चांद है, ये होता अपहनुति। अपहनुति। चौथा, चांद मुख जैसा, मुख कर लो, मुख जैसा मुख, ये होगा अनन्वय। अनन्वय में भी एक ही शब्द, ठीक ना, वही उपमान होता है और वही उपमेय, तो उपमान की जगह भी मुख, उपमेय की एक ही पद। तो जहां पर ऐसे आ जाए मुखम मुखम इव, ठीक ना, तो राजीवम राजीवम इव, ठीक ना, तो ऐसा आ जाए तो अनन्वय। पांचवा, मुख चांद जैसा और चांद मुख जैसा, ये होता उपमान उपमेय। उपमानोपमेय, उपमानोपमेय, ठीक ना, अदल बदल के करना, ठीक ना, पर्यायण देयोर एतद उपमेय उपमा, दोनों को अदल बदल के रखना, मुख चांद जैसा, ठीक ना, फिर इन दोनों को बदलो चांद मुख जैसा, तो यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार होता। आपको अच्छी तरीके से पता, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले में देख लेते हैं। एक जैसे मालोपमा भी है, मालोपमा यद एक उपमानम बहुदृश्यते। ये चीजें बेसिक से मैं तैयार करवा रहा हूं आपको, ताकि रूपक अलंकार बेहतरी से समझा दूं। मालोपमा अलंकार क्या होता है? मालोपमा यानी कि माला उपमा, उपमा के रूप में माला लड़ी सी लग जाए, यानी कि एक ही उपमेय के बहुत सारे उपमा, वहां पर क्या होता? मालो, एक ही उपमेय के बहुत माला हो जाए, माला का मतलब लड़ी, उसके काफी सारे मिल जाए तो मालोपमा अलंकार। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपका बेस तैयार हो गया रूपक के लिए। अब रूपक की आपको परिभाषा पता चल गई, अब रूपक में आपको कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब प्रथमतः इसके तीन भेद होते हैं। प्रथमतः कितने भेद होते हैं? तीन। रूपक अलंकार, पहला भेद है सांग, सांग, दूसरा निरंग, और तीसरा है इसका परंपरित, परंपरित। ठीक ना, वैसे देखा जाए तो पता, जैसे सांग जो अंगों सहित हो, निरंग जिसमें अंग ना हो, और परंपरित, परंपरित होता एक आरोप का कारण कोई दूसरा आरोप हो, यानी कि ऐसा आरोप, भाई इसमें अभेद आरोप क्यों है, उपमेय में उपमान का आरोप क्यों, उसका कारण कोई दूसरा आरोप है, पहले वो आरोप करके आयो आप, तब इसमें दूसरा आरोप लग रहा है, अदरवाइज नहीं लगता। वो है ना, अहवे जगदुदंड राजमंडल राहवे श्री नृसिंह महिपाल स्वस्थ तो भावे, साहित्य दर्पण का उदाहरण है, चूंकि मैं काव्य प्रकाश का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर बाहु में राहु का आरोप है। अब बाहु में राहु का आरोप तुकबंदी भी नहीं बनती, बताओ भुजा से राहु का क्या मेल। परंतु इस आरोप का कारण वो है क्योंकि उस राजा को चंद्रमंडल के समान बताया गया है, उस राजा में चंद्रमंडल का आरोप है, तो उसकी बाहों को, जैसे चंद्रमंडल को राहु ग्रस जाता है ना, ठीक ना, तो ऐसे उसकी बाहों के लिए भी वो राहु हो गया, जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रसा तो उसकी भुजा
भुजाओं ने भी वो शत्रुओं को ग्रस लिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब वो आरोप बन गया, बाहु में राहु का आरोप हो गया। अदरवाइज अगर आप पहले, ठीक ना, राजा में और चंद्रमंडल रूपी शत्रुओं में आरोप नहीं करते तो बाहु में राहु का आरोप बन ही नहीं सकता। तो ऐसे करके जब किसी आरोप का कारण कोई अन्य आरोप बने तो वो परंपरित होता, ठीक है। चलिए, तो प्रथमतः इसके 3 भेद है, कुल मिला के इसके 8 भेद बताए गए। 8 भेद कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक ना। 8 भेदों में हम अलग अलग इसके सारे के सारे पढ़ा देता हूं आपको। नंबर 1, समस्त वस्तु, जो सांग का है ना, समस्त वस्तु, समस्त वस्तु। और ये एक देश वस्तु, एक देशवर्ती कह लो, एक देशवर्ती। तो इसका नाम आप कैसे रखोगे, मतलब कैसे बनाओगे, या एक देश वस्तु कह लो, एक ही बात है, एक देशवर्ती या एक देश वस्तु, दोनों नाम ठीक हो जाते। लो भाई, समस्त वस्तु सांग रूपक, एक देश वस्तु सांग रूपक। निरंग के भी 2 भेद है, शुद्ध और माला, शुद्ध और माला। फिर ये परंपरित होता है, 2 प्रकार से माना जाता है, श्लिष्ट और अश्लिष्ट, जिसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है, श्लेष अलंकार का प्रयोग नहीं। फिर इनके भी 2 भेद, शुद्ध और माला। और ये भी 2 प्रकार का, शुद्ध और माला, यानी कि माला अश्लिष्ट परंपरित, शुद्ध अश्लिष्ट परंपरित, माला श्लिष्ट परंपरित और शुद्ध श्लिष्ट परंपरित। और ये माला निरंग, शुद्ध निरंग, एक वस्तु सांग और समस्त वस्तु सांग। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भेद बने, ठीक है जी। तो ऐसे करके रूपक की दूसरी दृष्टि से देखें तो 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके यदि पढ़ें तो आपको बहुत गजब की चीज समझ में आने वाले, बहुत गजब की, ठीक है ना। लीजिए, मैं आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी स्लाइड बना रखी है ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि लिखने में समय बहुत लगता है, लिखने में समय ज्यादा लग जाता है, स्लाइड बनाने से आपका समय बचता है, ठीक है। अब सबसे पहला पढ़ेंगे हम, पहले सांग रूपक का मतलब देख लेते हैं। सांग रूपक, देखो भाई, जब भी आप रूपक अलंकार पढ़ोगे ना, उसमें 3-4 तरह की चीजें मिलेंगी। कैसे कैसे, सुन लो। एक तो होते हैं बहुत बहुत सारे अभेद आरोप। क्या मिलेंगे, बहुत सारे अभेद आरोप। एक तो सिचुएशन ये मिलेगी, यानी कि उसमें कई तरह के रूपक निकल गए, इस पद में भी रूपक, इस पद में भी रूपक, इस पद में भी, इस पद में भी, तो बहुत सारे अभेद आरोप मिल गए। दूसरी कंडीशन मिलेगी, केवल एक ही पद में आरोप, एक ही पद में अभेद आरोप लिख लो, एक ही पद में अभेद आरोप, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो जब बहुत सारे पदों में आरोप हो तो इसका मतलब हुआ इसके काफी सारे अंग हैं, ये काफी सारे अंगों के सहाय, काफी सारे इसके हेल्पिंग, सहायता करने वाले और भी अभेद आरोप रूपक है। तो बहुत सारे अंगों से, तो बहुत सारे हों तो सांग, और केवल एक ही हो, उसका कोई और अन्य अंग नहीं है, उसका अन्य कोई सहायक नहीं है, एक ही पद में है केवल, तो होता निरंग। तो सांग और निरंग में आपको पता चल गया। परंपरित का मैंने बता दिया, जहां किसी आरोप का कोई अन्य आरोप कारण हो, किसी के अभेद आरोप का कोई अन्य कारण हो, ठीक ना, तो वो परंपरित। तो आपको मोटा सा तो पता चल गया, ठीक ना। चलिए अब एक एक करके पता कर लेते, एक एक करके पता, ठीक ना। लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम समस्त वस्तु सांग रूपक देख लेते हैं। समस्त वस्तु सांग रूपक आसान है, स्लाइड बनाने से आपका समय बच रहा है। ये क्या कहता है, समस्त वस्तु विषयम श्रोता आरोपिता यदा, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। कहता आरोपिता, एक तो आपको पता चल गया कि सांग का मतलब होता है बहुत बहुत से पदों में अभेद
आरोप, ये तो आपको पता चलेगा। अब सांग का मतलब बहुत सारे पद आपको मिलने जा रहे हैं, पर वो बहुत सारे पदों में ये तो मोटी सी पहचान बताई मैंने आपको, ऐसा होता है, ठीक ना। लक्षण से बिल्कुल बारीकी में चले जाएगा। ये क्या कहता है कि समस्त वस्तु विषय श्रोता आरोपिता यदा, समस्त वस्तु का विषय, वस्तु का विषय होता, विषय हमेशा विषय होता उपमान, सॉरी उपमेय, और विषय होता उपमान, ठीक है ना। जब आप अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हो तो उसमें विषय है जो विषय को निगल जाता है, विषय विषय को निगल जाता है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते, ठीक ना, तो वो सारा पता होगा आपको, ठीक ना। तो विषय होता उपमेय, ये शब्द होता। और आरोपित, आरोपित बोलते हैं हम उपमान को, क्योंकि इसी का आरोप किया गया है। आरोपित बोलते हैं उपमान को, और विषय उपमेय, ऐसा समझो, आसान करके समझा रहा हूं आपको। कहता जब समस्त वस्तु विषय, संपूर्ण वस्तु का विषय जो उपमेय होता है, ठीक ना, और उसमें एक आरोपित उपमान होता है, और वो सारे के सारे श्रोता, इस शब्द को समझ गए तो आपको सांग रूपक समझ में आएगा। स्रोत, स्रोत कहता है श्रुति, श्रुति, श्रुति का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है शब्द, एक ही बात है। तो श्रुति की भावाचक संज्ञा स्रोत हुई, स्रोत, यानी कि जब कोई चीज स्रोत है, यानी कि साफ साफ बिल्कुल बताई गई है, यानी कि दूसरे शब्द कह लो शब्द से उपात है, उपात है, या कह लो वाच्य है, वाच्य है, वाच्य है। आपको सर आसान करके बता दो ना, हमें पता चल गया शब्द से उपात है, वाच्य बड़े भारी भरकम शब्द है। अरे कुल मिला के जब अभेद आरोप में उपमान पद का भी प्रयोग किया गया और उपमेय का भी, दोनों पदों का प्रयोग किया गया, जैसे मुख चंद्र, मुख चंद्र है। अब इसमें उपमेय भी है और उपमान भी है, यानी कि दोनों पद स्रोत है, यानी कि बुद्धि का विषय है, ज्ञान का विषय है। दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं, शब्द से कहे गए हैं, दोनों कहे गए हैं। आपको कुछ क्या ऐसा भी होता है क्या रूपक अलंकार कि उसमें एक ही पद आ जाए? होता है मेरे भाई, होता है। ऐसा होता है कि चांद दे दे या मुख दे दे, उसमें चांद का आरोप आपको अर्थ, अर्थ से करना पड़ेगा, अपने आप मीनिंग लगाना पड़ेगा। तो अच्छा जी, ये तो बात हमें आज समझ में आई। बिल्कुल। अब जो सांग रूपक पढ़ोगे आप विद्यार्थियों, तो उसमें एक बात का आप ध्यान रखोगे, आपको शब्द मिलेंगे, आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? समस्त वस्तु, समस्त वस्तु, समस्त वस्तु सांग रूपक। आपको इसमें क्या मिलेंगे? शब्दों से कहा गया है, शब्दों से कहे गए उपमान उपमेय होंगे, शब्द शब्द मिलेंगे इनके लिए स्पेशल। पर एक देश वस्तु है, जो एक देश वस्तु है, उसमें कुछ तो शब्द मिलेंगे, कुछ आपको अर्थ से ही आइडिया लगाना पड़ेगा। कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ अर्थ से ही आइडिया लगाना पड़ेगा। अब सुनिए मेरी बात, अगर वो अपने लैंग्वेज में परीक्षा लेने वाला पूछ लेता है कि जो शब्द से, शब्द से यत्र उच्यते उपमान, उच्यन्ते उपमान उपमेय तत्र कह अलंकार होते, जहां पर शब्द से कहे जाते हैं तो वहां पर समस्त वस्तु विषय सांग रूपक होता है। और जहां पर अर्थतः, अर्थ से लगाने पड़े, अर्थतः, अर्थ से ही आपको मीनिंग, आइडिया, अनुमान से आपको अभेद आरोप करना पड़ रहा, तो एक वस्तु समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये आप नोट्स बना लो, लिख लो, ठीक है ना। और नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं, नहीं तो हमारा जो सेंटर का फोन नंबर है उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। हम सबको सहायता के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि केवल बैच वाले स्टूडेंट्स का ही हमने उद्धार करना है, सब स्टूडेंट्स हमारे लिए एक जैसे। अब देखिए, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आरोपित उपमान और विषय उपमेय श्रोता कैसे हैं, ये शब्द से कैसे कहे गए, और सांग होगा तो अंगों सहित होगा। इट मीन्स उसके बहुत सारे सहायक अंग होंगे, कहने का मतलब काफी सारे अभेद आरोप, काफी सारे रूपक होंगे। देखो इसमें काफी सारे मिलेंगे। लीजिए, ज्योत्सना भस्म चूर्ण धोला,
बिभर्ति तारकास्थिनी अंतर्धान व्यसन रसिका रात्रि कपालिकी इयम द्विपाद द्वीपम भ्रमति धदति चंद्र मुद्रा कपाले निस्तम धांजन प्रेमलम लांछनस्य छलेन। लीजिए भाई क्या कहता, पहले श्लोक को समझो, जब तक आपको उदाहरण समझ में नहीं आएगा आप अलंकार छांट ही नहीं सकते। अलंकार में सारा खेल है उदाहरण की व्याख्या का, छंद में ऐसा नहीं है। चलिए कहता ज्योत्सना, अब इसमें क्या होता है, एक तरफ जो है चांद है, मैं लिख देता हूं, इसमें उपमान और उपमेय, इनमें अभेद आरोप है। उपमान है चांद, ठीक ना, और उपमेय है कपालिकी। कपालिकी, कपालिकी कोई ऐसी योगिनी स्त्री है जिसने सिद्धियां कर रखी है, कोई तांत्रिकी कह लो, तांत्रिकी कपालिकी। तो इसमें अभेद आरोप है, ठीक है ना। और ये मुख्य होता है, देखो सांग में मैं बता देता हूं, एक आरोप तो होता है मुख्य, एक आरोप मुख्य था। अपना प्रश्न लिखिए, सांग रूपक में एक आरोप होता मुख्य है, बाकी उसके सहायक आरोप होते हैं, बाकी उसके सहायक होते हैं। सांग कहोगे तो उसमें बहुत सारे अंग मिलेंगे, बहुत सारे आपको रूपक मिलेंगे, पर एक मुख्य होता, बाकी उसके अंग। तो एक तो है मुख्य, यानी कि चांद में कपालिकी का, चांद नहीं बल्कि रात्रि चांदनी रात्रि लो, चांदनी रात्रि, ठीक ना। इसके अंदर, ठीक ना, कपालिकी का अभेद आरोप है। कैसे है, ध्यान से सुनना। यहां पर है कि रात्रि कपालिकी इयम, इयम होता यह जो रात्रि रूपी कपालिकी है, रात्रि रूपी जो कपालिकी है, रात्रि कपालिकी इयम, यहां पर अभेद आरोप है। इस पद के अंदर आरोप है, बस बात खत्म। इस पद में रात्रि कपालिकी इयम के जो रात्रि चांदनी रात्रि रूपी कपालिकी है वो, ठीक ना, तो यहां पर अभेद आरोप है। अब और आरोप कैसे, सुनिए मेरी बात। ज्योत्सना भस्म चूर्ण ध्वला, ज्योत्सना चांदनी की, चांदनी रूपी भस्म से, ठीक ना, एक और आ गया ज्योत्सना, ठीक ना, और ये भस्म, भस्म ध्यान दीजिए, चांदनी रूपी भस्म की चूर्ण, चूर्ण होता लेप, लेप से ध्वला जो सफेद है, और तारका अस्थिनी तारे रूपी हड्डियों को, देखो चांदनी रात्रि तारों को धारण करती है, ज्योत्सना को धारण करती है, और कपालिकी जो होते हैं वो भस्म धारण करते हैं, हड्डियां, उसके योगिनी की हड्डियों की माला होती है, उसके पास एक कपाल होता है, नरमुंड इत्यादि की मालाएं, उसी का कपाल, ऐसी होते हैं। तो तारका अस्थिनी यानी कि तारे रूपी हड्डियों को विभर्ती धारण करती हुई, ये सत्री प्रत्यय विभ्रत, ठीक ना, गीप लग के, ठीक ना, तो सत्री प्रत्यय होगा इसमें, ठीक है ना। उगीत सूत्र है, स्त्री प्रत्यय में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, इतना विषय है कि कितना पढ़ा लो, चाहे 50 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ाओ ना, तब भी एक अलंकार के टॉपिक के ऊपर इतना पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने को इतना। विभर्ती धारण करती, किन को धारण करती, तारका अस्थिनी तारे रूपी हड्डियों को, कौन, वो कपालिकी, ठीक ना। और क्या है वो कपालिकी, ज्योत्सना रूपी भस्म से राख के चूर्ण से अवलेप से जो सफेद है, और जो तारे रूपी हड्डियों को धारण करती है, और अंतर्धान व्यसन रसिका, अंतर्धान रूपी व्यसन, व्यसन होता क्रीड़ा, अंतर्धान रूपी क्रीड़ा में जो रसिका आनंद लेने वाली है, ठीक ना। ऐसी अरे तंत्र मंत्र है उसके पास, तो कभी भी अंतर्धान हो जाती है, कभी भी अंतर्हित तो छुप जाती है, ठीक ना, दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसी अंतर्धान रूपी व्यसन, व्यसन होता क्रीड़ा, खेल में रस्सी का आनंद लेने वाली, आनंद लेने वाली, और चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्रमा की जो मुद्रा है, जैसे चांद ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे उसने कपाल लिया हुआ है, कपाल बिल्कुल चंद्र मुद्रा रूपी कपाल में, ठीक ना। अगर आप उपमा करते तो ये करते चंद्र मुद्रा, चंद्रमा की एक मुद्रा है ना ये, इस जैसे कपाल में, पर यहाँ अभेद आरोप है। तो चंद्र मुद्रा रूपी कपाल में, जो कपाल उसने नरमुंड का बर्तन लिया हुआ उसमें, ठीक ना, लांछन से छलेन, लांछन होता कलंक, कलंक के छल से, कलंक के बहाने से उसने नयस्तम रखे हुए
सिद्धांजन परिमल, परिमल होता चूर्ण, परिमल क्या था, चूर्ण। सिद्ध अंजन, सिद्ध अंजन एक प्रकार का ये लगा लो कि जैसे वो भभूति वगैरह नहीं रखते, किसी में मार देते, तो वो सिद्धांजन जो सिद्ध किया हुआ है, ऐसा अंजन काजल टाइप का, ठीक ना, या भभूति लगाना, भभूति कह सकते हो। तो सिद्धांजन का जो चूर्ण है वो कलंक के छल से, कलंक के बहाने से चंद्र मुद्रा रूपी कपाल में रखे हुए उसको दधती, वो धारण करती है, और द्वीपाद द्वीपम भ्रमती, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर घूमती है। अब इसमें देखो, ये तो मुख्य आरोप हो गया, पर तारका अस्थिनी, तारका और अस्थिनी, वारी वारिणी, वारिणी आपको पता है अच्छी तरीके से ये कैसे बनते हैं, अस्थिनी, ठीक ना। और चंद्र मुद्रा कपाले, इसका यहां लिख देता हूं, या याद दिखाई देगा, चंद्र मुद्रा और कपाल। तो ये जो बाकी के जो आरोप हैं, ठीक ना, ये आरोप इसके सहायक है, इसे मुख्य आरोप ही है। तो ऐसे करके जब मुख्य आरोप के कई और भी अंग हों तो सांग होता है, सांग, ठीक है। और वो सारे के सारे शब्द से कहे गए, एक भी ऐसा कोई हमने आईडिया से लगाया हो, देखो तारा रूपी अस्थिनी दोनों के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं, रात्रि रूपी कपालिनी दोनों के लिए शब्द प्रयोग हुए, चंद्र मुद्रा कपाल, चंद्र मुद्रा रूपी कपाल दोनों के लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो जो शब्द से कहे जाए उसमें अनुमान से कुछ नहीं अर्थ लगाया हमने, तो जो शब्द से कहे जाए, श्रोता हो, विषय और आरोपित दोनों दिखाई दे रहे हो, और एक के कई सारे उपमान हो, तो वहां पर समस्त वस्तु सांग रूपक अलंकार होता है। दोबारा थोड़ी हिंदी करा देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता इयम, इयम होता यह रात्रि रूपी कपालिनी है, कपाली की है जो, वो ज्योत्सना रूपी भस्म के अवलेप से सफेद है, और तारे रूपी हड्डियों को विवर्ती धारण करती हुई है, और अंतर ध्यान रूपी खेल में व्यस्त आनंद लेने वाली है, और चंद्र मुद्रा रूपी कपाल में कलंक के बहाने से नेस्त रखे हुए सिद्धांजन परिमल चूर्ण को धारण करती हुई एक द्वीप से द्वीपात द्वीपम भ्रमती, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर घूमती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है, नोट्स में भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। चलिए अगले में पढ़ते हैं। अब एक देश वस्तु सांग रूपक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर भी दिक्कत है तो विद्यार्थी आप मुझे फोन करके बताएंगे, बिल्कुल एक एक स्टूडेंट्स को मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। एक देश वस्तु सांग रूपक कहता श्रोता अर्थात ये यस्मिन एक देश विवर्तित, कहता जिसमें श्रोता और अर्था, ते होता वो कौन, जो अभी आप पढ़ के आए हो उपमान रूप में, वही तो पढ़ के आए हो आप। तो ते का मतलब यहां लेंगे हम उपमान और उपमेय, कहता ते वे उपमान और उपमेय जब एकस्मिन देश विवर्ती हो, एक स्थान में रहने वाले हो, ठीक ना, और वो श्रोता कहीं कहीं तो शब्द से और कहीं कहीं अर्थ से ही ग्रहण होते हैं। एक ऐसा उदाहरण मिलेगा आपको, वहां पर कुछ तो शब्द से बताए गए हैं, कुछ का तो नाम डायरेक्ट ले दिया गया, कुछ आपको आइडिया से अनुमान से लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा जहां पर हो, देखो भाई सांग रूपक में बहुत सारे आरोप तो होंगे होंगे, 2 3 4 मिलेंगे, अगर वो सारे के सारे शब्द से कहे गए हैं, उनका शब्द प्रयोग किए गए सारे के सारे, तो है वो समस्त वस्तु। अगर उसमें एक आध शब्द और एक आध वैसे आइडिया से ही रूपक बनाया गया है, अभेद आरोप किया गया, तो वह होता एक देश वस्तु। तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। उदाहरण यस्य ऋणांत है पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रस मुख्य सहसा प्रांग मुखी भवती रूपशेन। लो भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि यस्य रण अंत है पुरे, यस्य जिसके, यहां पर है देखो रण रूपी अंतःपुर, अंतःपुर, रण रूपी अंतःपुर में, रण यहां कहीं ना कहीं उपमान है, यह है उपमेय। तो ये तो भाई शब्द से श्रोता है, तो ठीक ना, श्रोता, ये तो क्या बना है श्रोता, यानी कि शब्द से कहे गए, ये तो शब्द से कह दिया आपने, ठीक, अच्छी बात है। कहता जिस राजा के
रण रूपी अंतःपुर में मंडलाग्र लताम, मंडलाग्र होता तलवार, इसका मतलब होता तलवार। कहता जो तलवार रूपी लता को करे हाथ में कुरुवते, करते हुए, ये कुरुवन, कुरुवन तो कुरुवंत है, सत्री प्रत्यय षष्ठी का एक वचन है, और ये कहीं ना कहीं इसका विशेषण यश, जिस कुर्वता करते हुए, जिस राजा के क्या करते हुए, रण रूपी अंतःपुर में तलवारों को अपने हाथ में करे, हाथ में लेते, कुर्वता लेते हुए, धारण करते हुए, यश जिसके रस सम्मुखी, ये रस और ये सम्मुखी है, सम्मुख है रस जिनके, स्त्रीलिंग है, ये अपि यण संधि होगी, तो रस सम्मुख्यपि यानी कि रस में डूबी हुई, कौन से रस में डूबी हुई, वीर रस में, वीर रस में डूबी हुई जो रिपु सेना है, शत्रु सेना है, वो सहसा अचानक ही प्रांगमुखी भवती, भाग जाती है, प्रांगमुख हो जाती है। कब, उस राजा के रण रूपी अंतःकर में तलवार हाथ में लेने पर, जिसके वीर रस में डूबी हुई सेना भी, अपि भी, यानी कि जो वीर रस से ओतप्रोत, हम मार देंगे, काट देंगे, हम किसी से डरते नहीं, वो सेना भी, वीर रस में डूबी हुई सेना भी प्रांगमुखी भवती, वो भी भाग जाती है। जब वो राजा मंडलाग्र को, तलवार को करे कुर्वता, हाथ में लेता है, तो कुर्वता यश करते, हाथ में धारण करते उसकी। अब आप एक बात समझो, ठीक है, चलो ये वीर रस, ठीक है ना, ये आपका तलवार, ये सब चीजें रिपु सेना समझ में आ गई। अंतःपुर का क्या मतलब है, अंत, इसका मतलब रण रूपी अंतःपुर में जब वो जा रहा है ना, तो अंतःपुर में कौन तलवार उठाएगा, कौन वीर रस अपनाएगा, कहां वहां रिपु सेना हो गई, इसका मतलब, इसका श्लेष अलंकार से कुछ अन्य अर्थ भी है। कहता जब राजा, रण के अर्थ में तो ये आ गया, अंतःपुर में जब वो मंडलागर लताम या मंडलागर लताम हो जाएगा, कि जो रानी, रानी रूपी लता है, या रानी है, जो रानी है, तो मंडल अग्र लताम का रानी अर्थ ले लेंगे हम, जब रानियों को, क्योंकि उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, ठीक ना, कुछ मुख्य रानियां होती थी, कुछ गौण रानियां होती थी, कुछ जीती हुई रानियां होती थी, कुछ विवाहित रानियां होती थी, कोई उठाकर लाई हुई रानियां होती थी, बहुत सारी उसकी रानियां थी। तो मंडल अग्र, मंडल उस समूह में अग्र सबसे आगे रहने वाली जो लता रूपी रानी है, जब वो उसको करे कुर्वता, वो हाथ में लेता था, अपनी रानी के ऐसे हाथ में हाथ डाल के वो घूमता था, तब रस मुख्य भी, यानी कि श्रृंगार रस में डूबी हुई भी, बाकी रानियां भी श्रृंगार रस में डूबी, तो मौज मस्ती कर रही थी, राजा के साथ आनंद करेंगे, ये करेंगे, ऐसी डूबी हुई जो रिपु सेना है, रिपु सेना का मतलब है प्रतिनायिका, यानी कि उससे ईर्ष्या, मुख्य रानियों से ईर्ष्या करने वाली जो अन्य रानियां थी, वो प्रांगमुख, सहसा अचानक प्रांगमुखी हो जाती, अरे ये राजा तो इस रानी के साथ घूम रहा, छोड़ो इसको, वो प्रांगमुखी हो जाती है। तो देखो यहां रिपु सेना में प्रतिनायिका का आरोप, और मंडलागर तलवार में रानी का आरोप, क्या ये शब्द से कहे गए हैं, इनके लिए शब्द ने प्रयोग किया, परंतु इस अंतःपुर शब्द ने सारा खेल बिगाड़ दिया, इस अंतःपुर शब्द के कारण इनका और अर्थ भी लेना पड़ा। क्या ऐसा नहीं होता है, जैसे ये हम कह देते हैं कि ठीक है ना भाई, कि विद्यालयों को हम ये कह देते हैं, अरे तो मंदिर है, मंदिर है, इसमें सभी देवताओं को शीश नवाओ। अब मैंने ये थोड़ी कहा गुरुजन रूपी देवताओं को शीश नवाओ, अब ये कहते हैं हम क्या ना, ये तो विद्या मंदिर है, विद्या मंदिर। अब जब विद्या का मंदिर कह दिया, तो वहां पर सभी देवताओं से, तो देवता रूपी गुरुओं को शीश नवा, वो देवता से मतलब गुरु, मतलब गुरुओं में देवता का आरोप कर दिया, पर वो अर्थ तय, अर्थ निकल गया, शब्द से नहीं, शब्द में उसका जिक्र नहीं। तो ऐसे करके जहां पर वो मतलब शब्द से नहीं कह रहा, तो श्रोता एक को तो शब्द से ले रहा हो, रण रूपी अंतःपुर में, दोनों के लिए शब्द प्रयोग कर लिया, परंतु इनके लिए अर्थ ऐसा निकल रहा है कि अभेद आरोप दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके जहां पर हो, तो एक देश वस्तु सांगरूपक होता है, जिसके रण रूपी अंतःपुर में तलवारों को हाथ में लेने पर वीर रस में डूबी हुई सेना, अपि भी रिपु शत्रु सेना भी सहसा अचानक प्रांगमुखी हो जाती थी। दूसरा अर्थ निकलेगा कि रण रूपी अंतःपुर में जब वो राजा दूसरी रानियों को हाथ में लेता था, तो श्रृंगार रस में डूबी हुई भी जो
प्रतिनायिका थी, रिपु दुश्मन थी, उसे ईर्ष्या करने वाली थी मुख्य रानियों से, वो भी प्रांगमुखी हो जाती है, वो दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे करके जहां पर अर्थ से हो तो वहां पर एक देश वस्तु सांग, ठीक है ना। मान के चल रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे निरंग रूपक, निरंग भी दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक माला, ठीक ना। निरंगन तो शुद्धम, कहता निरंग का मतलब होता है जिसके अंग ना हो। अब जो हम पीछे पढ़ के आए हैं इसमें कई कई रूपक हैं, कई कई रूपक है, ठीक ना। हाँ वो बात अलग है, अगर सारे रूपक शब्द से कहे गए हैं तो समस्त वस्तु, और यदि एक आध शब्द से और बाकी का वैसे आइडिया लग रहा है, जैसे ये रणअंतपुर है ये वाला उदाहरण, तो उसमें आपका एक देश वस्तु, परंतु इसके अंदर केवल और केवल ओनली वन रूपक मिलेगा, ठीक ना। नोट कर लो इसको, निरंग में ओनली वन रूपक, बस एक ही जगह मिलेगा, बाकी जगह नहीं। अगर पूरे पद में एक ही रूपक है तो निरंग रूपक का होता है, निरंग रूपक का। इसमें भी शुद्ध और माला कैसे होते हैं बता देता हूं। शुद्ध देखो, ठीक है, जो जिसको आप एक्चुअल में रूपक अलंकार मानते हो, एक रूपक वो निरंग ही होता है। ये क्या था, कुरंगी इव अंगानी स्तिमितयति गीत ध्वनि श्रूयत सखिम कांतोदम उदंतम श्रुतमपि पुण्य प्रश्नयति यत् अनिद्रम यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेदमी अभिनवाम प्रवृत्तो अश्यः सेक्तुम हृदय मनसिज है प्रेम लतिका। यहां पर है बस प्रेम लतिकाम, प्रेम रूपी लतिका को ध्यान दीजिए, जितना आप बढ़िया से सीखोगे बहुत अच्छा। कहता है गीत ध्वनिसु, गीत की ध्वनियां बजने पर या गीत की ध्वनियों में जो कुरंगी इव या दीर्घ संधि है, कुरंगी, कुरंगी बोलते हैं मृगी को, मृगी, मृगी हरिणी की तरह, अंगानी स्तिमितयति, स्तिमितयति मतलब निश्चलम करोति, स्तिमितयति का अर्थ क्या था, स्तिमितयति निश्चली करोति, निश्चल कर लेते हैं। जैसे कोई ध्वनि बजती है तो बिल्कुल हम शांत हो जाते हैं और दिमाग से उसको सुनते हैं। तो ऐसे गीत ध्वनि सु, गीत ध्वनियों के बजने पर जो कुरंगी मृगी की तरह अंगों को बिल्कुल स्तिमितयति, ठीक ना, स्तिमितयति निश्चली करोति, निश्चल कर लेती है, ठीक ना। जैसे मृगी जब उसको आनंद आता है तो आराम से, पशु भी, कोई और भी पशु बिल्कुल अंगों को स्थिर कर लेता है, स्थिर हो जाता है। तो ऐसे कब, गीत ध्वनि सु, गीत की ध्वनियां बजने पर। और कांत उदंतम श्रुतम अपि, उदंत का मतलब होता है भाई समाचार, उदंत, उदंत का मतलब समाचार। आपको पता संस्कृत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड, तो उदंत का मतलब समाचार होता है, मार्तंड नाम का समाचार पत्र उदंत, उदंत होता समाचार। तो कांत, कांत होता प्रिय, कांता प्रिया, तो प्रिय के समाचार को श्रुतम अपि, सुनने पर भी उसको पता था कि तेरा प्रिय दूर गया हुआ है, इस बात का उसको पता। फिर भी बार बार जब किसी को प्रेम हो जाता है ना, प्रेम हो जाता है, तो चाहे उसके प्रिय के बारे में बता ले, अरे वो 10 दिन के लिए बाहर, फिर अरे आएगा, अच्छा अच्छा कल नहीं आएगा, अच्छा चलो हाँ मैंने, मुझे लगा आएगा। यानी कि उसके समाचार को श्रुतम अपि, सुनने पर भी वो सखिम, अपनी सखी को पुनः प्रश्नयति, दोबारा दोबारा प्रश्न करती है। ऐसी किसी ऐसी स्त्री का वर्णन है जो प्रेम में डूबी हुई है, देखो, ठीक ना। गीत ध्वनियों के बजने पर जो हरिणी की तरह अपने अंगों को निश्चल कर लेती है, और कांत के उदंत, उदंत होता समाचार को, श्रुतम अपि सुनकर भी सखिम, अपनी सखी को पुनः प्रश्नयति, दोबारा प्रश्न करती है, यह नाम धातु है। और अनिद्रम यच्च अंतः स्वपिति, अनिद्रम बिना नींद के, जिसको नींद नहीं आई है, बिना नींद के भी जो अंतः स्वपिति अंदर सोती है, ठीक ना। तो ऐसी अंदर सोने वाली तत् अहो, अरे अहो वेदमी अभिनवाम, ये वेदमी है, ठीक ना, वेदमी, विद धातु होता है ना, वेत्ति वित्त विदंती वेदसी वित्त विद, वेदमी मैं जानती हूं या मैं जानता हूं, अभिनवाम, अभिनव होता नई नई, प्रेम लतिका, उस प्रेम लतिका, उस प्रेम लतिका को मैं जानता हूं। किस प्रेम लतिका को, जो अनिद्रम, बिना नींद के भी अंतः स्वपिति, अंदर सो रही है। अगर कोई अंदर पंखा भी बंद किए पड़ी हुई है तो इसका मतलब वो प्रेम रस में डूबी हुई है, ठीक है।
कहता कैसी, कहता मन सॉरी मन सीज है, मन सीज होता कामदेव, मन सी जायते जो मन में पैदा होता है, और सरसी जायते जो तालाब में पैदा होता है, सरसिज कमल। तो मन सी जाए कामदेव यश जिसके हृदय, हृदय में, कामदेव जिसके हृदय में उस प्रेम रूपी लता को, कैसी अभिनव जो अभी नई नई है, प्रेम रूपी लता अभी पैदा हुई है, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, अभिनवाम प्रेम लतिका, प्रेम रूपी लतिका को जिसके हृदय में कामदेव सेक्तुम सिंचन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। कामदेव यस्या जिसके हृदय में प्रेम लतिका को, नई प्रेम लतिका को सींचने के लिए, जिसके यस्या हृदय, अश्या हृदय, इसके हृदय में प्रवृत्त हुआ है, ऐसा वेद में मैं जानता, मुझे पता है, ठीक ना। कहता जो गीत ध्वनियों के सुनने पर हिरणी की तरह अंगों को निश्चल कर लेती थी, और पति के समाचार को सुनकर भी कि वो नहीं आएगा अभी, फिर भी सखी को पुनः पुनः प्रश्न करती है, और अनितरम बिना नींद के भी जो अंदर सोती है, अहो अरे ऐसे नई प्रेम लतिका को कामदेव नई प्रेम लतिका को उसके हृदय में, अश्या हृदय, इसके हृदय में सेक्तुम सिंचन करने के लिए प्रवृत्त, यानी कि ऐसा लगता कामदेव उसके हृदय में घुस गया, तो उसकी सारी क्रियाएं काम वासनाओं से, प्रेम प्यार से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर प्रेम लतिका बस इसी में है, एक ही जगह तो अभेद आरोप है, प्रेम में लतिका का अभेद आरोप है, ठीक है। तो ऐसा करके ठीक ना, तो यहाँ पर निरंग रूप के हो जाए, तो मान के चल रहा हूं निरंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, कोई ऐसी बात नहीं। आगे पढ़ते हैं, माला निरंग रूप, ठीक है। अब माला से पता चल जाता है हमें कि जहां पर माला लड़ी के रूप में बताया गया है, जहां पर ये लड़ी के रूप में बताया गया है, ठीक ना। माला तो पूर्ववत, देखो लक्षण कितना प्यारा दे दिया, माला तो पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले की तरह, पहले की तरह क्या पढ़ के आए हम, पहले आप मालोपमा अलंकार पढ़ के आए, मालोपमा, मालोपमा में क्या पढ़ा आपने, एक उपमेय के बहुत सारे लड़ियां लगी है उपमान की, एक उपमेय के जब बहुत सारे उपमान हो, तो मालोपमा यदि एकस्य उपमानम बहुदृश्यते, एक उपमेय के बहुत सारे उपमान दिखाई दे तो मालोपमा अलंकार होता है, ठीक ना। शशि ने निशिथनी है, श्लोक कैसे है ध्यान नहीं आ रहा उदाहरण उसका, ठीक है ना। तो यौवने वनिता नयन श्री मनोहरा, इस प्रकार का उदाहरण है ना। कमलेन सरसी शशिने निशीतनी यौवने ने वनिता नयन श्री मनोहरा, ऐसा उदाहरण, एक पद एक शब्द है इसमें, कुछ इधर उधर कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उदाहरण है उसका। तो कहता पूर्व पहले की तरह जहां एक उपमेय में बहुत सारे उपमानों का आरोप, क्या होता है इसमें, एक उपमेय में बहुत से उपमानों का अभेद आरोप, यानी कि उपमानों की माला सी बन गई है, उपमानों की क्या बन गई है, इसमें माला सी बन गई। तो जहां पर ऐसी माला सी बन जाए तो समझ लेना वहां पर क्या है, मालोपमा, जैसे मालोपमा है, ठीक ना, वैसे ही है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आसान है बिल्कुल, कोई इस तरह का मुश्किल नहीं है। और देखो ऐसे विषय कितने इत्मीनान से पढ़ाने पड़ते हैं, ये जल्दबाजी का विषय नहीं है, ठीक ना, फिर भी मैं बहुत जल्द पढ़ा रहा हूं। कहता ललना चूड़ामणि सा प्रिया, ध्यान दीजिए एक उपमेय में कैसे बहुत सारे अभेद आरोप है। ललना होती है स्त्रियां, अंगना, ललना स्त्रियों की पर्यायवाची है। ललनाओं में, स्त्रियों में जो चूड़ामणि है, शिरोमणि है, ऐसी मेरी प्रिया, सौंदर्य से तरंगणी, सौंदर्य की नदी है। और तरुणिमा, ये तरुणिमा जमा उत्कर्ष है, तरुणिमा जमा उत्कर्ष, जो तरुणिमा यानी कि जवानी का उत्कर्ष है, जवानी का जो उत्कर्ष है यानी कि मैच्योरिटी है, जवानी की जो मैच्योरिटी है, जवानी की जो परिपक्वता है, जवान अवस्था का हर्ष जो आनंद है, उसका उद्गम स्थान है कौन, ललना शिरोमणि में प्रिया, ललनाओं में
स्त्रियों में जो शिरोमणि है, ऐसी मेरी प्रिया सौंदर्य की नदी है, जवानी के उत्कर्ष के आनंद का उद्गम स्थान है। और कांते, कांति का षष्ठी का एक वचन, जैसे हरि का हरे बन गया कांति, कांते षष्ठी का कांते कर्मण कर्म, कर्मण कर्म होता है विद्यार्थियों, कर्मण होता वशीकरण, कर्म होता क्रिया, वशीकरण की क्रिया है। यानी कि कांति शोभा को तो समझ लो वो वशीकरण कर लेती है, बिल्कुल शोभा तो उसके वश में है। शोभा का, सुंदरता का या कांति का वशीकरण क्रिया है। और नरम रहसाम उल्लासन आवास भूम, है ना, नरम रहसाम जो क्रीड़ाएं हैं, क्रीड़ाएं, क्रीड़ाओं का जो रहस्य है, उसका उल्लासन है, उसका आनंद है, उसकी आवास भू, आवास उल्लासन स और आएगा इसमें स, आवास भू है, उसकी निवास स्थान है। किसका? क्रीड़ाओं के रहस्य का जो उल्लासन है, आनंद है, उसकी आवास भू है, भू रहने का स्थान है। कौन? ललनाओं में चूड़ामणि मेरी प्रिया। और क्या क्या है? वक्र गिराम विद्या, वक्र गिर, वक्र गिर कहते हैं, वक्र टेढ़ी है वाणी जिनकी, टेढ़ी वाणी किनकी होती है? कवियों की, विद्वानों की, क्योंकि वो कहते कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है। तो विद्वानों की वो विद्या है। और विधेन अनवधि, विधे, विधेर र और आएगा, विधेर अनवधि। भाई शब्द को ध्यान से समझो, विधे विधाता की, अनवधि अवधि, सुनो भाई, अवधि होता है जिसकी कोई ड्यूरेशन निश्चित है, और अनवधि होता है जिसकी कोई अवधि ना हो। विधाता की अवधि से रहित, सीमा से रहित, असीम प्रावीण्य, प्रवीणता की साक्षात क्रिया है। यानी कि विधाता की जो प्रवीणता है उसकी साक्षात क्रिया है। और पंचशीली मुख, पंचशीली मुख होता, कामदेव को पंचबाण भी बोल देते हैं, पंचशीली मुख भी बोल देते हैं, ठीक ना, क्योंकि कामदेव के फूलों के 5 बाण हैं। तो पंचशीली मुख से यानी कि कामदेव के बाण है, ऐसी मेरी प्रिया है। तो एक प्रिया में नदी का आरोप, जवानी के उत्कर्ष के आनंद के उद्गम स्थान का आरोप, फिर वशीकरण मंत्र का आरोप, आवास भूमि का आरोप, ठीक ना, वक्र गिरों की विद्या का आरोप, और विधाता की प्रवीणता का आरोप, ठीक ना, और कामदेव के बाणों का आरोप। कितने आरोप कर दिए गए, आरोपों की माला हो गई। बिल्कुल बात एक ही है। अगर ये आरोप सब अलग अलग होते, अलग अलग होते तो सांग होता, पर एक ही चीज के इसमें उपमेय एक है, सांग में उपमेय उपमान अलग अलग होते हैं सारे, इसमें उपमेय एक है, इसमें बहुत सारे उपमानों का आरोप किया गया, तो ये आपका माला निरंग रूप अलंकार हो जाता है। तो ये मान के चल रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है, और इससे भी अच्छे प्रयास हम अपने बैच में स्टूडेंट्स को उसका बेड़ा पार लगाने के लिए करते रहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि सिंपल लक्षण उदाहरण कर लिए और डीएसएसपी में वही आएंगे, भूल जाओ। अब रहेगा इसका परम्परित भाग, परम्परित भाग में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। बैच में हमने सब करवाया हुआ है, फिर भी आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रयास करता हूं मैं। आपसे एक ही निवेदन है कि विद्यार्थियों हमारे चैनल को इतना वायरल करो कि यहाँ पर सभी को लाभ मिले, और फिर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर ही लेके आऊं। नमस्कार, शुभ दिन।